हेलो दोस्तों, मेरे साथ डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब हैं जो कि वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और इसके अलावा इनका शुमार जो है मिली रहनुमाओं में किया जाता है हिंदुस्तान में। और अभी हम ये अपनी गुफ्तगू जो है दिल्ली वाक़ वेलफेयर पार्टी के ऑफिस में कर रहे हैं। और सर ये अभी हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी कुछ दिन पहले आसिफ इकबाल तन्हा, देवंगना और नताशा जो जेएनयू से हैं और आसिफ जो जामिया से हैं, उनको साल भर से ज़्यादा उनको गिरफ़्तार करके और जिस तरह से झूठे मामले में उनको फंसाया गया और जिस तरह से उनको बेल मिला। और आपने भी शायद मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि जजमेंट काफ़ी अच्छा आया था। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो फैसले हैं इससे जो दीगर हमारे जो साथी हैं जैसे उमर खालिद साहब हैं या शर्जील इमाम हो, मीरान हैदर हो और जितने लोग हैं जो इंसाफ पसंद लोग थे जिनको जानबूझ के मतलब ये जो सियासी जमात है हिंदुत्व के जो लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, तो उनकी रिहाई के लिए जो राह है बहुत हमवार हो रही है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला था दिल्ली हाई कोर्ट का इन तीनों के मामले में, वो एक रिमार्केबल फैसला था। उस फैसले ने ये बात कही है कि किसी भी चीज़ पर कोई कानून आप लगाते हैं तो उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, उसके पीछे आपके पास सबूत होने चाहिए, आपके पास गवाह होने चाहिए साबित करने के लिए अपने केस को। ये जो दिल्ली के दंगों में जिन सोशल एक्टिविस्टों को इन्वॉल्व किया गया है या जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने ये दंगे भड़काए हैं, ये बिल्कुल बेहुदा इल्ज़ाम है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, ये फैब्रिकेटेड है, ये कंकॉक्टेड हैं जितने एविडेंस वगैरह किए गए हैं। और आपने उसमें इन सब लोगों पर जितने हार्श कानून हैं वो सब लगा दिए। आपने सेडिशन लगा दिया, आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया, आपने जो है वो यूएपीए लगा दिया, और जो बिल्कुल एक्सेप्शनल सिचुएशन में लगाने की चीज़ होती है। और फिर उसको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं, आपने पूरी, चूँकि फैब्रिकेटेड है पूरा मामला, आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही रिमार्केबल फैसला दिया। उसने कहा कि ये सब क्या चीज़ें आप लगाइए इसके ऊपर। उन्होंने बहुत ही यानी कैटेगरिकली से एक चीज़ को पॉइंट आउट करके कहा कि ये सब वाक़या कब हो रहा है, आप गवाह कब खड़ा कर रहे हैं, आप एविडेंस कहाँ से निकाल के ला रहे हैं, किस चीज़ को किस चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ किसी के अंदर कोई तालमेल नहीं है। मिसाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने इस केस में उमर खालिद को मास्टरमाइंड बताया है इस दिल्ली दंगों का, और ख़ास तौर से 3 लोगों को, यानी उमर खालिद, खालिद सैफ़ी और ताहिर हुसैन। उमर खालिद की कभी ताहिर हुसैन से आज तक मुलाकात ही नहीं हुई, बिल्कुल, नंबर 1। और दोस्तों ये एक और बात है कि उमर खालिद साहब जब जेएनयू में पढ़ रहे थे और उनके खिलाफ जो इल्ज़ाम मीडिया लगानी शुरू की, तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो पाकिस्तान गए हुए थे और शायद बाद में ये बात उन्होंने ही बताई कि उनके पास पासपोर्ट नहीं। मैंने बताई थी जो उमर तो सब बाहर थे नहीं। एनीवे, तीसरी बात मुझे कहनी है उमर के केस में कि जिस वक्त दिल्ली में दंगे हुए थे, उमर खालिद न दंगों के वक्त, न दंगों से पहले, न दंगों के बाद यहाँ थे ही नहीं दिल्ली में। वो इसी सीए के ख़िलाफ़ जो तहरीक चल रही थी उसमें कभी कहीं महाराष्ट्र में, कहीं बंगाल में, कभी तमिलनाडु में ये दौरा कर रहे थे। तो आप जब ये दिल्ली दंगे हो रहे हैं उसमें वो आदमी मौजूद ही नहीं है, तो आप उसको कह रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड है दिल्ली दंगों का। फिर आपने ये बात कही थी उसमें, उस चार्जशीट में बाद में जाके उसमें चेंज किया कि आपने कहा कि वो 8 फरवरी को उमर खालिद ने ये कहा था कि भाई जब ट्रम्प आएंगे तो हम ये करेंगे। 8 फरवरी तक के किसी को मालूम नहीं था कि ट्रम्प आने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा। पहली बार ऐलान किया गया था यानी 14 या 15 फरवरी को कि ट्रम्प आएंगे यहाँ पे, उन तारीखों में 23, 24, 25 को यहाँ पे होंगे गुजरात में। उस वक्त तो कोई जानता ही था यहाँ पे, तो इनको कहाँ से खबर मिल गई थी कि भाई वो ट्रम्प आने वाले हैं? तो फिर इस तरह की जो एक छोटी सी क्लिप और वीडियो जो वायरल हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ उसमें मिलावट थी या कुछ? नहीं, देखिए वो जो क्लिप है वो बाद की क्लिप है। अच्छा। जब यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि ट्रम्प आने वाले हैं, तो वो जो प्रोग्राम है मतलब वो पोस्ट अनाउंसमेंट है। हाँ, वो प्रोग्राम हुआ, वो वेलफेयर पार्टी की प्रोग्राम था, अमरावती में हो रहा था, वहाँ मेरे सदारत में हो रहा था। उमर खालिद ने वहाँ पर ये बात कही थी और एक जुमला कहा था, और बाकी तो उसने ये कहा था कि भाई ये जो लोग हैं ये अगर गाली देंगे तो हम फूल देंगे, इस तरह की बातें, अमन की बात कही थी।
तो उमर खालिद की पूरी गुफ्तगू को उठाकर देखिए आप, कहीं भी दंगे फसाद इस तरह कोई बात ही नहीं, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट वो बात करता है। बाकी जितने भी लोग हैं, खालिद सैफी हों, शर्जील इमाम हो, इनमें से किसी आदमी का कोई बयान ऐसा नहीं है जिस पर वो कोई धारा अट्रैक्ट करता हो। फैब्रिकेटेड केसेस हैं, सब कंकॉक्टेड एविडेंसेस हैं, और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। खामखा सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस पर ये रोक लगा दी है कि वो दूसरे केसेस के लिए नज़ीर नहीं बन सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। जो एक हाई कोर्ट ने बहुत सही तरीके से जजमेंट दिया था, और जिस तरह से हमारी पुलिस बहुत ही जनरलाइज करके जब चाहती है, जिस पे चाहती है इनकाउंटर कर देती है, जब चाहती है कस्टोडियल डेथ हो जाती है, जब चाहती है हार्श किस्म की दफ़ाएँ लगा देती हैं, और जब वो निकल जाते हैं बेगुनाह होकर तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया। होना तो ये चाहिए कि भाई आपने इल्ज़ाम साबित नहीं किया, आपने गलत एविडेंसेस दिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये यूएपीए आम कानून नहीं है, बहुत ही खतरनाक कानून है, और ख़तरनाक मामलों के लिए रखा गया है। हर आदमी पे आप यूएपीए नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन आज की सूरत हाल ये है गवर्नमेंट की कि जिस आदमी से भी आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए उसको आप यूपी में डाल देते हैं। कोई आदमी आपसे डिसएग्री कर रहा है उसको यूपी में डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो कुछ हो रहा है ये लॉलेसनेस है, ये इंतशार है, ख़त्म होना चाहिए। अच्छा, तो कुछ केस में कुछ डेवलपमेंट कुछ हो रहे हैं, कुछ बहुत सारे लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो जानना चाहेंगे कि कहाँ तक बात थोड़ी सी पहुँची। और दोस्तों, उमर खालिद साहब के वालिद साहब जो इलियास साहब हैं, तो ये आप लोग जानते ही हैं जी। देखिए, एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरे क्लासमेट भी हैं। आपके क्लासमेट है जी, मेरे क्लासमेट हैं। हम तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये उमर खालिद हों या जितने भी लोग हमारे नए जनरेशन के लोग हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये देश की आम जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हों, चाहे वो दलित हों, चाहे माइनॉरिटीज़ के लोग हों, चाहे दबे कुचले पिसे हुए लोग हैं, उनके इश्यूज़ को उठाते हैं समाज में। और किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर ये कहा जाता है कि डिसेंट जो है, इख्तिलाफ राय जो है, वो सेफ्टी वॉल्व है डेमोक्रेसी का। अगर आपने डिसेंट को, इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं किया, बंद किया, दबाने की कोशिश की, तो जिस तरह से कुकर में से अगर आप सेफ्टी वॉल्व हटा देंगे तो फट जाएगा, इसी तरह हमारा मास्टर हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये बात कि डिसेंट इज़ ए सेफ्टी वॉल ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारे देश के अंदर आज ये हो रहा है कि कोई आदमी भी हुकूमत की किसी बात से इख्तिलाफ करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, तो वो उसको दुश्मन करार दिया जाता है, उसको बागी कहा जाता है, सेडिशन का कानून उस पर लगा दिया जाता है। ये सब चीज़ें गलत है। और मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में यूएपीए, टाडा, पोटा, मकोका, गजुकोका और सेडिशन का 124 इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो सीआरपीसी का जो कानून है, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर का कानून है, वो बहुत सफिशिएंट है इस तरह के हर मामले को डील करने के लिए। जितने भी ड्रैकोनियन लॉ आते हैं वो पुलिस को इम्यूनिटी फराहम करते हैं, और जो बिल्कुल पुलिस जनरलाइज जी, और उसका मिसयूज़ होता है। मिसयूज़ बिल्कुल में मिसयूज़ हो रहा है। देखिए, टाडा हमारे मुल्क में 10 साल रहा, टाडा 67,000 लोग उसमें गिरफ्तार किए गए, 1% कन्विक्शन हुआ है, 1%। अच्छा, फिर से एक बार बता दिए कितने लोगों को क्या टाडा हमारे मुल्क में 10 साल रहा है, और 10 साल में 67,000 लोग, मतलब 70,000 के करीब लोगों, तकरीबन 70,000 लोगों को, 70,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और कन्विक्शन रेट 1% है। कन्विक्शन 1%, यानी कहने का मतलब है कि तकरीबन 650 से 700 लोग ही। सही है। तो अब आप इससे लगा सकते हैं कितना मिसयूज़ हुआ इसका। इसी तरह से टाडा के अलावा जितने कानून हमारे मुल्क में सबका मिसयूज़ हो रहा है, और मिसयूज़ के साथ साथ इस तरह के जितने भी ड्रैकोनियन लॉज होते हैं वो पुलिस को इम्यूनिटी करार देते हैं। अगर आप मुझे बताइए कि अगर आपने हमारे ख़िलाफ़, पुलिस ने, हुकूमत ने कोई ऐसा कानून लगाकर जेल में डाल दिया, किसी ने 17 साल बाद, किसी ने 21 साल बाद, किसी ने 10 साल बाद, बाहर निकले लोग, एक्विटल हुआ। शेख वाइस साहब का भी केस है जी। तो इसका मतलब ये होगा उसकी जो लाइफ को आपने रूइन कर दिया, उसको ख़राब कर दिया, उसके लिए जवाबदार कौन है? तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, या तो पुलिस की जवाबदेही तय हो या हुकूमत की जवाबदेही। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वेशन दिया है कुछ दिन पहले, और सरकार से पूछा है कि जो सेडिशन यानी जो बगावत जो है, मुल्क से बगावत करने वाला जो कानून है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था, और उसका इस्तेमाल जो है देश पे मरने वाले जो हमारे मुजाहिदे आज़ादी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके खिलाफ किया गया।
लेकिन मुल्क आज़ाद होने के बाद हमने उस कानून का इस्तेमाल अपने ही लोगों के खिलाफ किया, और आजकल तो किसी को पकड़ के लोग सेडिशन केसेस में डाल देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सेडिशन केसेस का क्या जवाब है, ये क्यों होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ये भी देखा सर कि जब से नई सरकार आई है, हिंदुत्व की सरकार 2014 के बाद से आई है, यूएपीए के केसेस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तकरीबन 70% बढ़ोतरी हो गई है 2014 से लेके। एक हिंदू में रिपोर्ट भी आई थी। तो आप एक बड़े पार्टी के आप उसके सदर हैं, और उसके अलावा आपकी बहुत पहचान है, मिली लीडर हैं, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है इस तरह के सेडिशन केसेस का, यूएपीए का, वो हो रहा है गरीब लोगों का। और गरीब लोग ज़्यादातर कौन है? मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। तो ये मुस्लिम नौजवानों की जो उनका मुस्तकबिल है वो जो ख़राब किया जा रहा है, तो इसको लेके और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक नई रोशनी दी है, तो आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ा डिबेट या बहुत बड़ा एक तहरीक छेड़ने की ज़रूरत है कि अब कोई भी किसी भी उमर खालिद को या किसी भी आसिफ इकबाल तनहा को एक दिन के लिए भी कोई बगैर किसी सबूत के और गलत तरीके में जेल में नहीं डाल सकता है? जी देखिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको आप रोकेंगे कैसा? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पहली बात तो ये है कि ये जो जनरल एप्लीकेशन है, जिस पे चाहे आपने 124A लगा दिया, जिसको चाहे यूएपीए के अंदर डाल दिया, जिसको चाहे जिस पे आर्म्स एक्ट लगा दिया, ये जो तरीक़ा है ये सिलसिला रुकना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए ड्रैकोनियन लॉ का इस्तेमाल ख़त्म होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि पुलिस को स्टेट से, यानी स्टेट का मतलब जो हुकूमत से आज़ाद होना चाहिए। मतलब जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, हाँ, उनसे पुलिस का कुछ लेना देना नहीं चाहिए, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम। बिल्कुल जी। और तीसरी बात मुझे ये कहनी है कि अगर पुलिस कोई ऐसा कानून लगाती है या कोई धारा लगा किसी पे इल्ज़ाम डालती है जेल में, जिससे कि उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है और वो कानून को वो साबित नहीं कर सकती कोर्ट में, तो जो आदमी को जेल में डाला गया उसको उतने सालों का ऑनरेबल कंपनसेशन मिलना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए जिस धारा के तहत उसने इल्ज़ाम लगाया था। इसलिए कि देखिए, अगर आप पुलिस को इम्यूनिटी बना दे देंगे, चाहे वो एफपा में दे दीजिए, आप मिलिट्री को इम्यूनिटी दे दीजिए या यूएपीए में दे दीजिए पुलिस को इम्यूनिटी, तो फिर कोई आदमी नहीं बचने वाला है, हर आदमी के खिलाफ दाद देंगे। इसलिए कि उनको मालूम है हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अगर वो आदमी छूट भी जाए तो हमारे पे क्या है, हमने तो इल्ज़ाम लगा दिया, वो अगर अदालत से नहीं सबूत। तो दूसरी बात ये कि हमारे अदालत ने जो फैसले देती है वो ये फैसला नहीं देती है कि पुलिस ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, वो ये कहती है कि पुलिस इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रही। अच्छा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बात गलत है, पुलिस ने झूठा इल्ज़ाम लगाया इसलिए पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि भाई ठीक है, ये आदमी मुल्जिम हो सकता है, लेकिन पुलिस ने जो एविडेंस दिया वो इसको मुल्जिम साबित नहीं करते हैं, हो सकता है इनके पास कुछ और, तो इसका मतलब है कि आप पुलिस को इम्यूनिटी फराहम कर रहे हैं। ये इम्यूनिटी जो है ये ख़त्म होनी चाहिए, जब तक कि इसका मिसयूज़ रुक ही नहीं सकता तब तक ये इम्यूनिटी बाकी रहेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आगे बढ़कर, मैं ये कहता हूँ कि ये ड्रैकोनियन लॉस की ज़रूरत ही नहीं है हमारे देश में, इनको खत्म होना चाहिए। 124A अंग्रेज़ों ने बनाया था, 124A यानी सेडिशन का कानून अंग्रेज़ों ने बनाया था, और हमारे देश के जो स्वतंत्र सेनानी थे उनको अंदर डालने के लिए बनाया गया था। आप उसी कानून को अपने ही देश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ उसका इस्तेमाल। हाँ जी, बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ हुआ, और भी कई लोगों के खिलाफ हुआ, बड़े गांधी जी के खिलाफ हुआ। तो 124A, अब तो जो अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया था, अब तो बरतानिया में ये कानून नहीं है, वहाँ भी ख़त्म हो गया यूके के अंदर। आप क्यों चला रहे हैं अंग्रेज़ों की लीगेसी को, आप क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा कहना यह है कि 124A के लिए भी हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह यूएपीए की भी ज़रूरत नहीं है, और इस तरह जो गचको का है, मको का है, ये कहना कि हमने टेररिज्म को रोका है, ये भी गलत ख्याल है। टेररिज्म के बहुत सारे मामला में मैं अलग से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन ये एक देखिए, अब आप बताऊँ मैं कि ये कानून जब बन रहा था 1967 में यूएपीए का, उस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की थी। अच्छा, ये बात कोई याद करना नहीं चाहता है। और पार्लियामेंट में मुखालिफत करते हुए ये कहा था कि इस कानून का गलत इस्तेमाल पॉलिटिशियंस के खिलाफ होगा।
तो बीजेपी वाले इस बात को याद क्यों नहीं करते? बीजेपी वालों तो बहुत सारी बातों को याद भी करते थे, इसमें क्या याद करेंगे भाई। मतलब ये कि बीजेपी वालों का मतलब ये जो देश प्रेम और देशभक्ति है, ये तो सब फेक है, ये दिखाने की बातें हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। अच्छा, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आजकल हुआ है कि आप लोग भी दोस्तों आप लोग भी अखबार मैगजीन से इस बातों को जान चुके होंगे कि इजराइल की कोई कंपनी है जो क्या करती है कि स्पाइंग या जासूसी के काम करती है, और पेगासस कोई करके है, वो कोई एक क्या है वो किसी वायरस का इस्तेमाल करता है और आपके कंप्यूटर में या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में वो आपके अंदर घुस जाएगा और फिर आपके सारे डाटा का चोरी करेगा। और एक तरह की एक जासूसी होती है, एक ज़माने में जासूस इंसान करते थे, अब जासूस वायरस और सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। ये मोटा मोटी बातें। और ये दिलचस्प बात है कि जो हुकूमत के अंदर में कुछ जो वजीर हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ भी जासूसी सरकार करा रही है, पत्रकारों के खिलाफ जासूसी हो रही है, इंसानी हुकूक के जो जहदकार हैं उनके खिलाफ भी हो रही है। सर आप भी लीडर हैं, आपके खिलाफ भी जासूसी हो रही है, या आपको लगता है कि ये भी एक आपको पार्टी में ये भी एक एजेंडा होना चाहिए कि जो सर्विलेंस इतना बड़ा हुआ है, जो इंसान को जो प्राइवेसी है, जिसको फंडामेंटल राइट्स की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले कही, तो ये भी एक एजेंडा होना चाहिए कि किसी भी लीडर को आप चूंकि अपोजिशन पार्टी के हैं तो आपकी जासूसी हो, पता नहीं आपकी जासूसी होती है, मेरी जासूसी होती है, किसकी होती है, तो ये भी तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत एक थ्रेटनिंग चीज़ें हैं। कुछ आप इस पे कहना चाहिए? देखिए असल में ये जो जासूसी का मामला है, बदकिस्मती से बीजेपी तो इसमें सबसे पेश है, उसका सामने आ भी गया है, लेकिन कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही हमारे देश में जो ये काम न कर रही हो। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जिसकी चाहे आप जासूसी करते रहे हैं। चंद्रशेखर ने भी एक बार कहा था कि उनका भी फोन हो रहा है टैप, और एक बार बिल्कुल। देखिए दो तरह से जासूसी होती है हमारे यहाँ। एक जासूसी होती है क्रिमिनल्स के खिलाफ में, उसके लिए भी बाज़ाब्ता आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई ये लोग हैं, इनकी हम जासूसी करना चाहते हैं। इसलिए कि अगर आप उसके कोर्ट से परमिशन लिए बगैर किसी की जासूसी करके कोई चीज़ निकाल के लाते हैं तो कोर्ट उसको कहता भी आप इनके खिलाफ जासूसी करने के लिए हमसे इजाज़त ली थी, तो वो मानता नहीं उसको। लेकिन पॉलिटिशियंस के खिलाफ, सोशल एक्टिविस्ट के खिलाफ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के खिलाफ जो जासूसी की जाती है, खुद अपने वजीर जो अपने मिनिस्टर, ठीक है, वो सब यही एक प्रॉब्लम है इसका, पॉलिटिक्स का, कि हर आदमी को दूसरे से डर लगता है, तो उसके बारे में मालूम करना चाहिए क्या करने जा रहा है, क्या करने। तो ये जो तरीका है, लेकिन हद से ज़्यादा बढ़ जाना भी तो खतरा है। नहीं, ये इसकी कोई इजाज़त ही नहीं है हमारे देश के अंदर। आप जनरल पब्लिक के सरकार सर्विलेंस करें, इसके लिए कोई परमिशन नहीं, किसी भी सरकार को परमिशन नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर भी जिन लोगों के खिलाफ आपको करना है उसकी परमिशन आपको कोर्ट से लेनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सर्विलेंस आप कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ हो रहा है। ये जो नाम आए हैं, चंद लोगों के आए हैं, पता नहीं किसके खिलाफ हो रहा है, कितने लोगों के खिलाफ हो रहा है। मेरी लाइफ, आपकी लाइफ, हर एक के अंदर ताक झांक हो रही है। ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, इलीगल है, बहुत बड़ा अपराध है। और इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद में कि आप किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर ताक झांक नहीं कर सकते हैं, इसकी प्राइवेसी हर आदमी का फंडामेंटल राइट है। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। अच्छा, और इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, इसको खिलाफ रोकना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। देखिए एक बात और है, पेगासस के सिलसिले में ये बात सामने आ चुकी है। इसराइल का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो यानी स्पाइस का जो काम करता है, इसके बारे में ये कहा जाता है, ये कहा गया है इसराइल की तरफ से कि हम ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को बेचते हैं, आम आदमी को नहीं बेचते हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं बेचते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ जो कुछ हुआ वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व इसके अंदर में, और गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना चाहिए कि हमने किया, और फिर जवाब देना चाहिए क्यों किया, किस लिए किया, किसके खिलाफ किया, वो सब चीज़ों की सामने आनी चाहिए। और हमने ये मुतालबा किया वेलफेयर पार्टी के ज़रिए से कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर SIT की जाँच होनी चाहिए, और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं सब चीज़। अच्छा, हमने अपनी बात की शुरुआत जो मुस्लिम नौजवान जो हैं उनको जिस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसमें हमने मीरान का, शर्जील का और उमर खालिद का भी नाम लिया। दोस्तों आप सब लोग सोच रहे हैं और आपकी तमन्ना है, आप दुआ करते हैं कि उमर खालिद और बाकी सारे लोग जल्दी रिहा हो जाए, तो कुछ उसमें कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ज़रा ये बता दीजिए मुख्तसर। देखिए उसमें ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, हमारे वकील की ये कोशिश थी कि किसी एक आदमी की बेल पहले तय हो जाए, उसके बाद हम उमर के केस में जाएंगे। तो उमर के केस में बेल की एप्लीकेशन मूव कर दी गई है, 27 को डेट लगी है। किस महीने में?
अभी इसी जुलाई में। जुलाई मतलब आज से 2-3 दिन बाद। हाँ, जुलाई के 27 तारीख को केस लगेगा और उसमें बहस होगी। और हमें यकीन है कि चूँकि ये हाई कोर्ट का फैसला, चाहे वो नज़ीर ना बने, चाहे वो प्रेसिडेंट ना बने, इसके बावजूद भी जो तत्व उसमें रखे गए हैं, उस तत्व के बुनियाद पर कोई भी कोर्ट उसको अवॉइड नहीं कर सकता है। उसको आज नहीं तो कल बहरहाल बेल मिलेगी, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये बहुत ही मुस्बत बात पे ये हम इस गुफ्तगू को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं कि जैसे कि इलियास साहब ने कहा कि 2-3 रोज़ के बाद 27 तारीख को उनकी हियरिंग होने वाली है और बेल की हियरिंग होने वाली है। और जिस तरह से एविडेंस प्रोड्यूस किए गए, सबूत प्रोड्यूस किए, कोई भी इंसाफ पसंद इंसान जब उसको पढ़ेगा तो पाएगा कि उनको जानबूझ के फंसाया गया है। तो आप सब लोगों की दुआ है, मेरी भी दुआ है, हम सब लोग यही चाहते हैं कि सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो भी जो इंसाफ पसंद लोग हैं, वो जेल से बाहर आए। और हमने अभी इलियास साहब से गुफ्तगू की जिस तरह से स्टेट का एक ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर हो गया है और कैसे उसके